हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दिव्या उपन्यास का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिव्या उपन्यास की कथा का आरंभ मद्र राज्य की सागल गण परिषद द्वारा आयोजित मधु पर्व से होता है, जिसमें सागल के द्विज कुल की कन्या महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री और राजनृत्य की मल्लिका का शिष्य दिव्या को सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के प्रदर्शन पर सरस्वती पुत्री तथा दासपुत्र पृथुसेन को सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। पृथुसेन की विजय से जहां एक और अभिजात वर्गीय युवकों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर दिव्या पृथुसेन के प्रति आकर्षित होती है और दोनों धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रणय सूत्र में बंधते चले जाते हैं। इसी बीच यवन नृपति केंद्रत का आक्रमण होता है। युद्ध में जाने से पूर्व पृथुसेन दिव्या से मिलता है और विवाह का वचन देने पर दिव्या विश्वास पूर्वक पृथुसेन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। युद्ध से वापस आने पर पृथुसेन को अपने माता पिता की आज्ञा से सिरों से विवाह करने के लिए विवश होना पड़ता है। दिव्या पृथुसेन द्वारा प्रदत्त गर्भ धारण कर चुकी थी, अतः पृथुसेन सिरों से विवाह से अपना गहरा आघात मानता है। लज्जा और ग्लानिवश वह सागल छोड़कर चली जाती है। यहाँ से दिव्या के जीवन की नारकीय यात्रा प्रारंभ होती है। दास व्यापारी प्रलुत के हाथों में पड़कर वह एक से दूसरे व्यक्ति के हाथ बिकती हुई अनेक यंत्रणाएं और अत्याचार सहती है। यहाँ तक कि इनसे मुक्ति के लिए वह आत्महत्या का भी प्रयास करती है, किंतु नृत्य की रत्न प्रभा उसे बचा लेती है और फिर अंशुमाला नर्तकी के रूप में सरिक समाज के मन बहलाने का साधन बन जाने के लिए बाध्य होती है। परंतु उसकी कथा यही समाप्त नहीं होती और नियति उसे पुनः सागल ले जाती है। सागल का अभिजात समाज दिव्या को एक वैश्या के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। निराश होकर दिव्या एक पांथशाला में शरण लेती है, जहां आचार्य रुद्रधीर पृथुसेन और दार्शनिक मारिश पहुंचकर दिव्या के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। रुद्रधीर दिव्या को महारानी बनाने का प्रलोभन देता है। पृथुसेन उसके समक्ष बौद्ध संघ में आने का प्रस्ताव रखता है और मारिश उसे अपने सुख दुख की साथिन के रूप में स्वीकार करना चाहता है। वह स्पष्ट रूप से दिव्या से कहता है कि संसार की धूलि धूसरित मार्ग पर वह पथिक है। नश्वर जीवन को संतोष की अनुभूति वह दे सकता है। संतति की परंपरा के रूप में मानव की अमरता वह दे सकता है। अंततः दिव्या मारिश का प्रणय निवेदन स्वीकारती है। संक्षेप में यही दिव्या उपन्यास का कथानक है। यशपाल स्वीकारते हैं कि इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इसलिए मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। दिव्या की कथा वस्तु के अंतर्गत लेखक ने अपने उक्त कथन को विश्लेषित करने का पूरा प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस उपन्यास में ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण है। लेखक ने
तत्कालीन भारतीय समाज के विशद अध्ययन के लिए अपनी कल्पना के आधार पर घटनाओं तथा पात्रों की सृष्टि की है और उस समय के व्यक्ति और समाज की प्रवृत्तियों तथा संघर्षों का विश्लेषणात्मक परिचय दिया है। दिव्या की कथा वस्तु को देखने पर जो पहली और प्रमुख छाप मन पर पड़ती है वह उसकी समस्या मूलकता और यथार्थ आकृति से संबंध रखती है। मात्र कथा कहना तथा पाठकों का मनोरंजन करना यशपाल का ध्येय कभी नहीं था। उसके उपन्यास की कथा वस्तु स्वभावतः समस्या गर्भ होती है। मनुष्य जीवन तथा समाज के बारे में चलने वाले अपने चिंतन को उसकी यथार्थ समस्याओं के साथ वह अपने उपन्यासों की कथा वस्तु में अभिव्यक्त करते हैं। उनके उपन्यासों की कथा वस्तु निश्चय ही पाठक को अपनी पकड़ में ले लेती है, किंतु दिव्या की कथा वस्तु कुछ अधिक विशिष्ट है। यह इतिहास के प्रति हमारी मोहाकुल धारणा को न केवल एक झटके के साथ तोड़ती है, बल्कि हमें अपने अतीतकालीन इतिहास के एक यथार्थ और ऐसे रूप से परिचित करती है जिसे तथाकथित भारतीय दृष्टि संपन्न इतिहासकारों तथा साहित्यकारों ने हमारे सामने से जानबूझकर न केवल हटा देना चाहा है, उसके स्थान पर हमें उसके कल्पित रूपों में उलझाए रखने की कोशिश भी की है। दिव्या उपन्यास की कथा का यह पहलू उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने दिव्या की समस्या गर्भ कस्तुवथा को यशपाल के दूसरे उपन्यास की तुलना में कुछ विशिष्ट कहा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि दिव्या की कथा वस्तु के अंतर्गत लेखक ने समस्याओं को न केवल उनकी परंपरागत क्रमिकता के साथ प्रस्तुत किया, अपितु अधिक गहराई में जाकर उनका विश्लेषण भी किया है। यशपाल के इस उपन्यास की कथा वस्तु उसके दूसरे उपन्यासों की कथा वस्तु से इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि इसके अंतर्गत लेखक ने अपने दूसरे उपन्यासों की भांति पूंजीवादी समाज व्यवस्था की विकृतियों के स्थान पर इतिहास के दास युग को प्रत्यक्ष किया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने यशपाल और दिव्या उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में जाना। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।